शशि की बहू पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन शशि नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी बहू की तारीफ करे। बहू पेशे से फैशन डिजाइनर थी, लेकिन शशि की नजर में वो सिर्फ एक सिलाई वाली ही थी। एक दिन, माँ, मुझे एक बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर है, सोच रही हूँ हाँ कर दूं? हाँ हाँ, तू काम कर ले। वैसे भी नवीन के सर पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी है। वो थक जाता है और महीने के आखिर में बचता भी तो कुछ नहीं ना। ठीक कह रही हैं माँ जी, मैं भी अपना खर्चा खुद ही निकाल लिया करूंगी। हाँ हाँ जरूर, मैं तो हूं ही, घर देख लिया करूंगी। मेधा नौकरी ज्वाइन कर लेती है, लेकिन इस बात के ख्याल के साथ कि उसकी सास को ज्यादा काम या परेशानी का सामना ना करना पड़े। माँ, ये दीपिका है, ये आपके साथ घर के सारे काम में मदद किया करेगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं रखनी कोई काम वाली, मुझे तो अकेले काम करने की आदत है। ठीक है माँ, जैसा सही समझे। शशि मेधा के जाने के बाद किसी रिश्तेदार से बात करते हुए कहती है, अरे क्या बताऊं, घर का सारा काम मेरे जिम्मे है। शरीर अब बूढ़ी हालत में चलता भी तो नहीं ना। अरे तो बहू को बोला करना कि जाने से पहले पूरा काम करके जाए। मेरी बहू भी तो नौकरी करती है, लेकिन मजाल है कि ऐसे ही घर के बाहर कदम निकाल दे। अरे मेरी बहू तो पता नहीं खुद को क्या समझती है। हमने तो घर पर ही रहकर हमेशा काम किया, फिर भी देखो कितने अच्छे से घर चला। शाम को मेधा घर आती है। शशि पानी देते हुए कहती है, आज तो सारा दिन थक गई काम करके, इतना काम किया कि कमर ही टूट गई। कोई बात नहीं माँ, मैं नौकर रख देती हूँ, आप परेशान ना हो। वैसे भी घर के सारे काम के लिए तो नौकर हैं, बस खाना बनाने के लिए हमें कोई चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, मैं रसोई किसी को नहीं देती। हाँ ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। लोगों का और रिश्तेदारों का नजरिया मेधा के लिए बदलने लगा। लोग उसे आलसी और मक्कार समझने लगे। शशि सबके सामने ऐसे पेश आती जैसे वो बेचारी बहू और बेटे के घर में नौकर की तरह है। एक दिन मेधा ने कहा, माँ चलिए, मैं आज आपको एक नई साड़ी दिलवाती हूँ। आज मेरी पहली तनख्वाह आई है, और साथ ही ये लीजिए, कुछ पैसे रख लीजिए। आप घर में रहती हैं तो क्या, आपके पास भी तो पैसे होने चाहिए ना। हाँ चलो, मेरा मन भी बहुत समय से नई साड़ी और सैंडल लेने को कर रहा था। अब घर में रहती हूँ तो क्या, मैं तैयार होकर आती हूँ। मेधा और शशि घर से बाहर निकलकर रास्ते में आते हैं कि तभी एक पड़ोसन प्राची मिल जाती है। अरे बहन, कहाँ चली? बड़ी सुंदर लग रही है। बस सुबह से काम कर करके थक गई थी, तो मेधा ने कहा उसे मार्केट का काम है, साथ चलो, तो मैं बस उसी के साथ बाजार जा रही हूँ। प्राची ने मेधा की तरफ अजीब सा मुंह बनाया और कहा, अरे मेधा, घर के काम से तो तेरा पाला ही नहीं पड़ता। वहाँ तो शशि बहन खटती रहती है, बाजार का तो अकेली कर लिया कर। मेधा को प्राची की बात पर बड़ा गुस्सा आता है। आंटी, पहली बात तो ये कि आपसे किसने कहा कि घर के कामों से मेरा पाला नहीं पड़ता? मैं और माँ रसोई का काम मिलकर करते हैं। क्यों माँ? शशि की तरफ देखते हुए मेधा ने पूछा। शशि हैरान सी परेशान सी होते हुए, अरे माँ बोलिए ना, सब्जी आप बनाती है तो रोटी मैं, डिब्बा आप लगाती है तो नाश्ता मैं।
घर की साफ सफाई किए बिना मैं कदम भी बाहर नहीं निकालती। बोलिए ना माँ। प्राची शशि की तरफ हैरानी से देखते हुए, अरे घर के 75 काम होते हैं, कभी घर में रह कर तो देखो, सारा दिन थक जाती हूँ। छोटे बड़े काम, घर पर लोगों का आना जाना, तुम क्या समझो। माँ, मैंने तो आपको उसके लिए भी काम वाली रखने के लिए कहा था, आपने क्यों मना किया फिर? प्राची खड़ी होकर सास बहू की सारी बातें सुन रही थी। अरे मेधा, तू तो बड़ी जबान चलाने वाली है। तेरी माँ की हालत तो देख, तू तो सारा दिन ऐश करती है और घर का सारा काम ये बेचारी देखती है। मेधा ने गुस्से से कहा, आंटी, पहली बात तो ये कि ये हमारे घर का मामला है। दूसरी बात ऐश की, तो मेरा दफ्तर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। कमाई का सारा हिस्सा मैं घर पर देती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे नवीन देते हैं, और उतना ही कमाती हूँ जितना कि वो। अब तू अपनी तुलना मेरे बेटे से करेगी? बिल्कुल नहीं माँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सक्षम बनाया है जिससे मैं रहूं, किसी से तुलना ना करूं। और हाँ माँ, जरा ये भी सोचिएगा कि आज तक की कमाई में कितना नवीन ने आपको पैसा दिया, घर खर्च से अलग आपके खुद के लिए। और हाँ प्राची आंटी, हम बाजार मेरे काम के लिए नहीं, बल्कि माँ की नई साड़ी लेने जा रहे थे, क्योंकि आज मेरी सैलरी आई है। शशि अपना पलड़ा हल्का होते देखकर कहती है, अच्छा बहन, चलते हैं, देर हो रही है। जाओ शशि बहन, लेकिन एक बात सुन लो, बहू भी बेटी की तरह होती है, लेकिन तू तो बहुत भाग्यवान है कि तेरी बहू बेटी नहीं बेटे जैसी है। वैशाली और अनुज की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था, लेकिन वैशाली को अपने ससुराल में कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि वो अपने ससुराल आई है। और उसके पीछे की वजह थी वैशाली के सास ससुर का बिहेवियर। अनुज का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था अभिनव। वो भी वैशाली को भाभी की तरह नहीं बल्कि किसी दोस्त की तरह ट्रीट करता था। वैशाली को ऐसा लगता था जैसे वो एक मायके से निकलकर दूसरे मायके में आ गई है। इसकी वजह से वो बहुत खुश थी और जिंदगी बड़े ही मजे से चल रही थी। अरे वैशाली भाभी, आज मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, अब रेडी हो जाना, शाम को हम चलते हैं। लेकिन अभिनव, शाम के वक्त घर का थोड़ा काम होता है। मम्मी जी, अकेले ऊपर घर का पूरा बोझ डालकर मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ? अरे नहीं बहू, अभी तुम्हारी उम्र एक घर गृहस्थी में पढ़ने की नहीं है। तुम जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करो। अभिनव, अपनी भाभी को कॉलेज के फेस्टिवल में ज़रूर लेकर जाना। तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है वैशाली, तुम्हें जाना चाहिए। और वैसे भी अभिनव और तुम एक ही उम्र के हो। मैं तो कहता हूँ अनुज को भी साथ ले जाओ। पापा, मेरा ऑफिस है, मैं तो बिजी रहूँगा। कोई बात नहीं भैया, मैं वैशाली भाभी को अपने साथ कॉलेज का फेस्टिवल दिखाने ले जाऊंगा। शाम के वक्त वैशाली अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आती है। उसने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी। वैशाली को इस तरह से देखकर अभिनव और उसकी सास ससुर हंसने लगते हैं। क्या हुआ अभिनव? मम्मी जी, पापा जी, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अरे नहीं बेटा, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। खूबसूरत हो तुम, वैसे ही बहुत हो। अरे हमारी बहू किसी हीरोइन से कम है क्या? भला वो सुंदर कैसे नहीं लगेगी? तो फिर आप लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम अपने देवर के साथ कॉलेज के फेस्टिवल में जा रही हो, किसी जागरण में नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। अरे बेटा, ऐसे साड़ी पहनकर कॉलेज फेस्टिवल में कौन जाता है? लेकिन मम्मी जी, यहाँ ससुराल में। अरे बेटा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हमने तुम्हें इस तरह से रहने के लिए कहा है। अरे कॉलेज फेस्टिवल में जा रही हो, बाकी लड़कियों की तरह वेस्टर्न ड्रेस पहनकर जाओ। मम्मी जी, पापा जी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ। भाभी, मुझे भी नहीं लगना चाहिए कि मैं अपनी भाभी के साथ कॉलेज फेस्टिवल में आया हूँ। ऐसा लगना चाहिए जैसे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ में है। क्या अभिनव, आप भी मजाक करते रहते हैं। ठीक है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। इस तरह से वैशाली की ज़िंदगी
बहुत अच्छे से गुजर रही थी और उसे ऐसा लगता था जैसे वो अपने ससुराल में नहीं बल्कि एक नए मायके में आ गई हो। कुछ दिनों के बाद, वैशाली बेटा, मैं 15 दिन के लिए अपनी बड़ी बहन के घर जा रही हूँ। देखो, पूरा घर तुम्हें ही संभालना है, सारा काम ठीक से करना। लेकिन मम्मी जी, आपने तो मुझसे सुबह की चाय तक नहीं बनवाई, मैं सारा काम कैसे करूँगी? अरे कोई बात नहीं बेटा, अभिनव और अनुज है ना, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। और देखो बेटा, ससुर जी यहीं पर है तो उन्हें टाइम पर खाना देना और नाश्ता देना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? लेकिन मम्मी जी, मैं कैसे? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने मायके में अपने पेरेंट्स का ध्यान तो रखती थी ना, बस ऐसे ही सबका ध्यान यहाँ रखना है। और इस तरह से वैशाली की सास कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद एक दिन सुबह के 9 बज गए लेकिन अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। मेरी दवाई भी लेनी थी। अनुज की माँ के जाने के बाद तो बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। क्या हुआ पापा, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? वो बेटा, तुम तो जानते हो ना, 7 बजे मुझे मेरी दवाई लेनी होती है, लेकिन चाय पिए बिना मैं दवाई भी नहीं ले सकता। और वैशाली अभी तक सोकर नहीं उठी। लेकिन अब तो सुबह के 9 बज गए पापा, अब तो भाभी को उठ जाना चाहिए। मेरा भी कॉलेज जाने का वक्त है और भैया को भी ऑफिस जाना होगा। शायद वैशाली को इस घर में बहू की तरह रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए सो रही होगी। तभी वहाँ पर अनुज आता है। अरे 9 बज गए, आज तो मॉर्निंग वॉक करते करते पता ही नहीं चला। वैशाली, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो। बेटा, वैशाली तो अभी तक सोकर ही नहीं उठी, मैं भी सुबह से चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ। पापा एक काम करते हैं, आपके लिए चाय मैं बना कर ले आता हूँ, और भैया आप जल्दी से ऑमलेट बना दीजिए। वैसे भी आप ऑमलेट बहुत अच्छा बनाते हैं मैं भी खा लूँगा और आप भी। हाँ, अभिनव बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। वैशाली के सोकर उठने का इंतज़ार करने से बेहतर है कि हम अपने खाने का इंतज़ाम खुद ही कर लें। वैशाली काफ़ी देर से सोकर उठती है और सोकर उठने के बाद वो सीधा अपने ससुर के पास जाती है। अरे पापा जी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? वो क्या है ना, मुझे अपने मायके में देर तक सोने की आदत है, पता ही नहीं चला कब 11 बज गए। रात को बहुत देर तक मूवी देख रही थी ना, इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कभी कभी हो जाता है। अनुज और अभिनव ने मिलकर चाय और नाश्ता बना लिया था, तुम भी जाकर खा लो। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ना बहुत भूख लग रही थी, अभी जाकर खा लेती हूँ। और पापा जी, मैं ये बोल रही थी कि उसके बाद ना मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, आपके लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर दूँगी। लेकिन बेटा, मैं तो बाहर का खाना खा ही नहीं पाता। अब क्या करें पापा जी? अच्छा एक काम करते हैं, अभिनव दोपहर में कॉलेज से आ जाता है ना, वो आपके लिए नाश्ता बना देगा। एक्चुअली मैंने ना मूवी की टिकट पहले ही बुक करवा ली थी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारे घूमने फिरने के दिन है, तुम जाओ मूवी देख कर आओ, यहाँ का सब हम संभाल लेंगे। और इस तरह से वैशाली बिना कुछ सोचे समझे मूवी देखने के लिए चली जाती है। देर रात तक भी जब वैशाली घर वापस नहीं लौटी तो अनुज और अभिनव दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। भैया, भाभी को गए हुए बहुत देर हो गई है, आई थिंक आपको उनको कॉल करके पूछ लेना चाहिए। तुम ठीक कहते हो अभिनव, रात के 10:30 बज चुके हैं और वैशाली अभी तक वापस नहीं आई। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। हाँ बेटा, मुझे भी उसकी बहुत चिंता हो रही है, तुम जल्दी से उसे फ़ोन करके पूछो कहाँ है वो और कितनी देर में घर आएगी। हेलो वैशाली, रात के 10:30 बज चुके हैं, कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आई? अरे अनुज, मुझे ना घर आने में अभी थोड़ा टाइम और लग जाएगा, और ज़्यादा देर हुई ना तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पर ही रुक जाऊँगी। देखो, तुम खाना खाकर सो जाना। वैशाली, ये क्या तरीका है? अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अपने ससुराल में रहती हो, इस तरह से रात भर घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। क्या अनुज, भले ही मेरी शादी हो गई है लेकिन वो मेरा ससुराल नहीं बल्कि मेरे लिए मेरा नया मायका है, जहाँ पर मुझे पहले से भी ज़्यादा छूट मिली हुई है। और मैं तो शादी से पहले भी रात को कई बार अपने फ्रेंड्स के घर रुकती थी, तो अब क्या हो गया? समझने की कोशिश करो वैशाली, ये अच्छी बात नहीं है। देखो अनुज, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं रात को 12 बजे तक घर आ जाऊंगी, नहीं तो फिर अपनी फ्रेंड के घर रुकूंगी, ठीक है? और अब प्लीज़ तुम मुझे परेशान मत करो, जब मम्मी जी पापा जी मुझे कुछ नहीं कहते तो तुम क्यों परेशान कर रहे हो? इतना कहकर वैशाली फ़ोन रख देती है, लेकिन अनुज को ये सब अच्छा नहीं लगता। वैशाली की सास को अपनी बहन के घर गए हुए अब 15 दिन पूरे हो चुके थे और वो वापस अपने घर लौट आई थी। लेकिन वैशाली का बिहेवियर देखकर और उसके बारे में सुनकर अब वैशाली की सास को लग रहा था कि उन्होंने वैशाली को कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दी थी और जिसका वो गलत फ़ायदा उठा रही थी। क्या वैशाली अपने मायके और ससुराल के बीच का फ़र्क समझेगी?
क्या अपने ससुराल वालों की आज़ादी का गलत फायदा उठाना बंद करेगी? शादी होकर अपने ससुराल आने के बाद भी वैशाली को कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि वो अपने ससुराल में रह रही है, क्योंकि उसके सास ससुर और बाकी के घर वाले उसे ऐसा महसूस करवा देते थे जैसे वो अब भी अपने मायके में है। और इस तरह से वैशाली का ससुराल उसके लिए उसका नया मायका बन गया था। लेकिन अब वैशाली की हरकतों से उसकी सास और ससुर परेशान होने लगे थे। वैशाली बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, जब मैं घर से कुछ दिन के लिए बाहर जाऊंगी तो तुम्हें घर की जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम ये बात अच्छे से समझी नहीं हो शायद। ओहो मम्मी जी, आप भी कमाल करती हैं। अब आपने मुझे कभी काम करने की आदत डाली ही नहीं। मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं करवाया कि ये मेरा ससुराल है, तो मुझे आदत कैसे होगी? बात तो तुम्हारी ठीक है बहू, लेकिन देखो तुम्हें सबका ध्यान रखना चाहिए था। देख रही हो तुम्हारे पापा जी की तबीयत कितनी ख़राब हो गई है, क्योंकि उन्होंने वक्त पर दवाई नहीं ली। लेकिन ये तो पापा जी की गलती है ना मम्मी। आप ही ने तो कहा था अभी मेरी घूमने फिरने की उम्र है, और वैसे भी आप घर पर नहीं थी, मैं बोर हो जाती थी, इसलिए घूमने निकल जाती थी। देखो बेटा, तुमने हमारी आज़ादी का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। मम्मी जी, आप मुझे इतना डांट क्यों रही हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? और वैसे भी अपने मायके में मैंने कभी कोई काम नहीं किया, ये बात तो आपको पहले से ही पता थी। देखो वैशाली, तुमने गलती की है और तुम्हें उसे मानना भी चाहिए। इस तरह अपनी सास से बहस करना अच्छी बात नहीं। क्या तुम अपने मायके में भी अपनी माँ को इस तरह से जवाब देती थी? लेकिन मेरी मम्मी मुझे कभी इस तरह से डांटती ही नहीं थी जैसे मम्मी जी डांट रही है। भाभी, इस घर के सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। हम सब यही कोशिश करते हैं कि कभी आपको यहाँ पर पराया ना महसूस हो, आपको कभी ऐसा ना लगे कि ये आपका ससुराल है। देवर जी, आपको तो मैं अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन आज आपने भी अपना असली रंग दिखा दिया ना। अब मुझसे इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? अब तो कहते हैं ना कि मैं आपकी दोस्त की तरह हूँ। भाभी, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। लगता है इस घर के सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए। कोई भी मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मुझे अनुज से इस बारे में बात करनी होगी। इतना कहकर वैशाली नाराज होकर वहां से चली जाती है। शाम के वक्त जब अनुज ऑफिस से लौट कर आता है, अनुज, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। तुम मेरे लिए एक अलग से फ्लैट किराए पर लेकर दे दो। ये तुम कैसी बात कर रही हो वैशाली? मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। देखो अनुज, तुम्हारे मम्मी पापा ना छोटी छोटी बात पर मुझे डांटते रहते हैं। आज तो अभिनव ने भी मुझे 10 बातें सुना दी। हाँ, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद तुमने इस घर को ठीक से नहीं संभाला, इसलिए। तो तुम्हें भी लगता है कि ये मेरी ही गलती है? बिल्कुल तुम्हारी गलती है। हम सब लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं वैशाली, सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। स्पेशली मम्मी पापा तो तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं, लेकिन तुम्हें भी तो उनका ख्याल रखना चाहिए ना। ठीक है अनुज, तुम भी यही कहना चाहते हो ना कि मेरी गलती है, तो मैं इस घर से चली जाती हूँ। तुम बात को गलत डायरेक्शन में ले जा रही हो वैशाली। मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं सब समझती हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए आप लोग ये कहते हैं हम अपनी बहू को ससुराल में ससुराल की तरह नहीं रखते, लेकिन सच तो ये है कि सबको बहुत काम करती हुई बहू ही अच्छी लगती है। तुम बेकार में बात को खींच रही हो वैशाली। मैं अपने मायके वापस जा रही हूँ। इतना कहकर वैशाली अपना बैग पैक करती है और घर से निकलने लगती है। अरे बेटा, इतनी छोटी सी बात पर नाराज होकर भला कोई अपने मायके जाता है क्या? मम्मी, जाने दीजिए उसे। अगर आज आप लोगों ने उसे रोक लिया तो आगे चलकर और प्रॉब्लम हो सकती है। सुन लिया आपने मम्मी जी, ये सब ना आप लोगों की वजह से हुआ है। वैशाली वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, अनुज बेटा, ये तूने क्या किया? घर की लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। मम्मी जी, आप बस कुछ दिन रुक जाइए, आपको सारी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। उधर वैशाली अपने मायके पहुंचती है। मायके में वैशाली की मम्मी पापा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। क्या बात है बेटा, शादी के बाद पहली बार मायके आई हो, और वो भी अकेले? हाँ मम्मी, मुझे कुछ दिन यहीं पर रुकना है। सब कुछ तो ठीक है ना बेटा, परेशान क्यों लग रही है? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है पापा। वो बस ऐसे ही बहुत दिनों से अपने मायके नहीं आई थी ना, इसलिए। अगले दिन वैशाली अपने मायके में सुबह देर तक सोती रहती है। ये देखकर वैशाली की माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उठो बेटा वैशाली, सुबह के 9 बज गए हैं। मम्मी, जल्दी से जाकर मेरे लिए कॉफी बना दो ना। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो वैशाली, उठकर अपना काम खुद करो। और ये क्या तरीका है, सुबह 9 बजे तक सोई हुई हो? मैं और तुम्हारे पापा सुबह 5 बजे उठ गए थे, कल से तुम्हें 6 बजे उठना है। देखो वैशाली, तुम बड़ी हो गई हो,
इस तरह मायके में आकर देर तक सोते रहना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अपनी माँ की हेल्प करनी चाहिए। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर वैशाली हैरान रह जाती है। शाम के वक्त, मम्मी पापा, मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमने जा रही हूँ। वापस कब तक आओगी बेटा? आ जाऊंगी जब फ्री हो जाऊंगी। रात को शायद थोड़ी देर हो जाएगी। इस तरह लड़कियों का देर रात तक बाहर घूमना ठीक नहीं। 7 बजे से पहले तुम घर वापस लौट आओगी। मम्मी पापा, ये मेरा मायका है, आप लोग मेरे ऊपर इतनी पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? बेटा, मायका हो या ससुराल, एक उम्र के बाद इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। 7 बजे से पहले घर लौट कर आओ और शाम के खाने में अपनी मम्मी की हेल्प करो। वैशाली अपने मायके से निकल तो जाती है, लेकिन वो पहुंचती है सीधे अपने ससुराल। अरे वैशाली भाभी, आप वापस आ गई? आओ वैशाली, हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। देखो वैशाली बेटा, हम तो कब से सोच कर बैठे थे कि जैसे वैशाली वापस आएगी हम बाहर डिनर पर जाएंगे। और मूवी देखने का प्लान, उसके बारे में क्या? उन सब की बातें सुनकर वैशाली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया। क्या बात है बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे तुम तो हमारी बेटी हो, इस घर की बहू, हमारे घर की रौनक। इस तरह रोते हुए अच्छी नहीं लगती। मम्मी जी, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के लाड प्यार और आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रही थी, लेकिन आगे से नहीं, मैं टाइम पर सोकर भी उठूंगी और सब लोगों का ध्यान भी रखूंगी। ठीक है बेटा, तुम अपनी जिम्मेदारी समझो और ध्यान रखना। मैं तुम्हें कभी घूमने फिरने या अपनी ज़िंदगी जीने से मना नहीं करूँगी। मैं समझती हूँ कि अभी तुम्हारी उम्र है ये सब करने की। वैशाली, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जाने से नहीं रोका, लेकिन उसके पीछे सिर्फ यही वजह थी कि तुम इस परिवार की अहमियत को समझ सको। रजनी की शादी कुछ ही दिनों पहले रंजीत से हुई थी। रजनी को लोगों से पहेली पूछने का बड़ा शौक था। वो किसी से कुछ भी पहेली बनाकर पूछती रहती। एक दिन रजनी और उसकी सास वीना रसोई में खाना बना रहे होते हैं। अरे घी का डब्बा कहाँ रखा है, मिल ही नहीं रहा। वीना रजनी से घी के डब्बे के बारे में पूछती है। अरे बहू, तूने घी का डब्बा कहीं देखा क्या? रजनी पहले तो सीधे सीधे जवाब देने की ही सोचती है, पर जवाब देते देते रजनी रुक जाती है और सोचती है क्यों न सासू माँ से पहेली पूछी जाए। ऊंची चोटी पर बैठा है वो, पास है उसके आम का मुरब्बा, बताओ कहाँ है घी का डब्बा? वीना को रजनी की बात समझ नहीं आती। अरे बहू, सीधे सीधे बताना, ऐसी पहेली पूछ कर क्यों बता रही है? नहीं माँ जी, अब तो आपको ये पहेली का जवाब देकर ही घी का डब्बा ढूंढना होगा, वरना तो आज घी के बगैर ही खाना बनेगा। अरे बहू, तू तो एकदम बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है, बता भी देना। नहीं माँ जी, मैं तो चली कपड़े सुखाने, आपके पास आधे घंटे का वक्त है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। वीना सोच में पड़ी होती है कि क्या जवाब हो सकता है इसका। ऊंची चोटी का क्या मतलब हो सकता है? ओफो, ये बहू भी ना, अब क्या करूं? आम का मुरब्बा कहाँ रखा है? वीना रजनी को आवाज लगाती है। अरे बहू, आम का मुरब्बा कहाँ रखा है वो तो बता दे। रजनी बाहर से देखकर मुस्कुरा रही होती है। आज तो मम्मी जी से पहेली पूछकर मजा ही आएगा। वीना बहुत परेशान होती है। अरे रंजित के ऑफिस से आने का टाइम भी हो गया है और खाना अब तक नहीं बना। ऊंची चोटी का क्या मतलब हो सकता है? अरे हाँ, कहीं इसका मतलब रसोई में बनी अलमीरा का तो नहीं? चलो वहीं देख लेती हूँ। वीना देखती है कि आम का मुरब्बा ऊपर माले पर ही रखा हुआ है। अरे वाह, ये रहा मुरब्बा, तो घी का डब्बा भी यहीं कहीं होगा। वीना को घी का डब्बा दिख ही जाता है और वो खुश हो जाती है। रजनी भी वहां आ जाती है। अरे वाह मम्मी जी, आखिरकार आपको घी का डब्बा मिल ही गया, क्यों मजा आया ना? अरे क्या खाक मजा आया, पूरा दिन मेरा इसी में निकल गया। तू भी ना। रजनी वहां से चली जाती है। मुझे तो बड़ा मजा आया। रजनी के पहेली पूछने की आदत से सब परेशान हो जाते हैं। वो किसी भी चीज का जवाब सीधे सीधे देती ही नहीं थी।
एक दिन रंजित बाथरूम में नहा रहा होता है और उसे लेट भी हो गया था उस दिन। रजनी, टाइम क्या हुआ है? रजनी टाइम देखती है तो उसमें सुबह के 9 बजे होते हैं। रजनी को फिर से एक पहेली सूझती है। 8:45 हो गए हैं, 8:30 आधा घंटा हो चुका है, 8:45 हो चुके हैं, तो बताओ घड़ी में कितने बजे हैं? ओफो रजनी, सीधा सीधा टाइम बताओ ना, मुझे सच में बहुत लेट हो रहा है। अरे आप खुद ही पता कर लीजिए ना। रजनी पहेली पूछकर वहां से चली जाती है। रंजीत ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और बाद में रजनी को बहुत डांटता है। तुम्हें कुछ अकल भी है कि नहीं? अपनी ये पहेली पूछने की आदत छोड़ दो अब, समझी? अरे पहेली तो इतनी आसान थी। ये क्यों नहीं कहते कि पहेली का हल निकालने की अकल आप में नहीं है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे सुनिए जी, आज मुझे बैंक जाना है, मेरी चेकबुक और आईडी रख दिया है ना? हाँ हाँ, टेबल पर रखे हैं। रंजीत वहां से चला जाता है। वीना ये सब देखकर दुखी हो जाती है। इस रजनी का तो कुछ करना ही पड़ेगा। वीना रजनी के कमरे में जाती है और उसकी चेकबुक और आईडी कार्ड अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद रजनी तैयार हो जाती है बैंक जाने के लिए, पर उसे चेकबुक और आईडी नहीं मिल रहे होते हैं। वो टेबल के पास जाती है और उसे वहाँ एक पर्ची मिलती है। रजनी वो पर्ची पढ़ती है। सपनों की दुनिया में जहाँ से जाते हो, किताब पढ़ते वक्त रोशनी जहाँ से पाते हो, वो वही है तुम्हारी आईडी और चेकबुक। देखते हैं कितनी देर में पहेली बुझाते हो, तुम्हारी सास वीना। मैं जा रही हूँ सत्संग, शाम तक आऊंगी। हैं? रीना को बड़ा ही गुस्सा आता है। ओफो, मुझे बैंक जाना है और मम्मी जी इस वक्त मजे कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहेली इतनी भी कठिन नहीं लग रही। सपनों की दुनिया में हम बेड से जाते हैं और किताब हम इस लैंप के पास पढ़ते हैं, तो यहीं कहीं होगी मेरी आईडी और बुक। रजनी को वहाँ फिर एक पर्ची मिलती है, वो उसे पढ़ती है। बहुत अच्छी पहेली बुझाई, पर इतनी जल्दी नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारी बुक, और अगले हिंट के लिए ये रही दूसरी पहेली। ओफो, मम्मी जी भी ना। रजनी ऐसे करते करते सारी पहेली का जवाब देती जा रही थी और उसे अगली पहेली मिलती जा रही थी। बैंक जाने का भी वक्त निकल जाता है। वो पहेली का जवाब देते देते थक जाती है और मायूस होकर बैठ जाती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे बहू, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठी हो? मुझे बैंक जाना था और आप हैं कि ये पहेली पूछ पूछ कर मेरा दिन खराब कर दिया। तो तू भी तो यही करती है ना रोज बहू। आज मैंने कर दिया तो तुझे मिर्ची क्यों लगी है? रजनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सच कहा मम्मी जी, गलती हो गई मुझसे। अब से ना मैं किसी से भी पहेलियां नहीं पूछूंगी। अब तो बता दीजिए कि कहाँ है मेरी आईडी और चेकबुक। ये लो, मेरे पास ही थी। रजनी चौंक जाती है और वीना हंसने लगती है।